नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, जो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 और 24 का जो सीरीज चल रहा है कंटिन्यू, इसमें से जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है, विकास के प्रकार, इसको देखने वाले हैं। तो विकास के कितने कितने प्रकार है उसको देख सकते हैं। जैसे कि इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था वृद्धि और विकास के बारे में, वृद्धि और विकास का जो अंतर है उसको बताया था। तो आज हम लोग जो है विकास के प्रकार को देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ जो सिलेबस में दिया गया है मैं उसी आधार पे पढ़ा रहा हूँ, कोई अलग से नहीं। जो सिलेबस में एक एक टॉपिक है उसी को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका जब वैकेंसी आएगा तब तक हम लोग जो है बाल विकास को लगभग कंप्लीट। अभी जो है बजट सत्र चल रहा है, 7 तारीख को शायद इसका बजट सत्र पेश होना है। तो फिर ये 24 दिन का जो सफ़र रहेगा, यानी कि बजट सत्र का जो अधिवेशन रहेगा, हो सकता है इसमें नया जॉब के लिए कुछ हो और मार्च के अंतिम तक से इसका वैकेंसी भी आ जाए। तो फिर अपना जो है अपना काम करके रखना है, इंतजार नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले विकास के प्रकार। दोस्तों, मैंने आप लोगों को कहा था कि एक होता है वृद्धि और विकास, तो दोनों में अंतर क्या होता है। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि वृद्धि और विकास, वृद्धि आपके शरीर का जो विकास रहता है, यानी कि आपके जो शरीर का बढ़ना, ये क्या है, एक वृद्धि है ना। शरीर का बढ़ना वृद्धि है, लेकिन उस शरीर के वृद्धि के साथ साथ अगर कुछ बाहर अलग से प्रभाव पड़ता है आपका, जैसे कि सामाजिक विकास होता है, आर्थिक रूप से विकास होता है, या फिर मनोवैज्ञानिक रूप से होता है, सामाजिक रूप से होता है, तो ये जो है आपका विकास के श्रेणी में आता है। ये हो गया, ठीक। अब देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विकास के प्रकार। तो विकास के प्रकार कितने हो सकते हैं, हालांकि अलग अलग बहुत से दिए गए हैं, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक है, जो फेमस मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने जो अवधारणा दी है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं विकास की प्रत्येक अवस्था में बालक के व्यवहार में अनेक प्रकार की परिवर्तन होते हैं। बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के आधार पर विकास को निम्नलिखित पक्षों में विभक्त किया जा सकता है। कौन कौन से मैंने यहाँ पर लिखा है, 6 पॉइंट में है। एक है शारीरिक विकास है, एक है मानसिक विकास है, एक है संवेगिक विकास है, चौथा क्या है, क्रियात्मक विकास है, पांचवा है भाषाई विकास है, और छठवा है सामाजिक विकास है। तो ये जो 6 पॉइंट में मैंने आप लोगों को बताया है। अब देख लेते हैं इसका पूरी तरह से डिटेल को देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है, शारीरिक विकास, है ना। तो शारीरिक विकास क्या है, देखते हैं यहाँ पर कि शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे कि ऊंचाई एवं शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि, इन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता है। कहने का मतलब ये है कि जो शरीर का जो विकास होता है हम लोग जो देखते हैं वो क्या है, वृद्धि है, लेकिन उसके जो अंदर का भाग रहता है, जो अंदर का एक्सटर्नल भाग रहता है, उनमें जो वृद्धि रहता है जिसे हम नहीं देख पाते, वही जो है शरीर के भीतर इनका समुचित रूप से विकास होता है। अब इसको हम पॉइंट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। जैसे कि कोई छोटा सा बालक है, कोई 1 साल का रहता है, या 5 महीने 6 महीने का, साल भर 1.5 साल का रहता है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, हम मतलब अपनी जो कुछ भी काम है, जैसे कि उसको खिलौना चाहिए तो क्या करते हैं, वो बुलाते थोड़ी, वो आवाज़ देते हैं या रोते हैं, तो हम उसको जो है खिलौना ला कर देते हैं। अगर उसे भूख लगता है तो वो रोते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, जो है भूख लगते हैं या कुछ भी काम करना है तो वह दूसरे पर निर्भर रहता है, खासकर से अपनी जो है माँ पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, ये हो गया। लेकिन धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया में फलस्वरूप वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होता है। अब ये तो दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उसे आभास कर सकते हैं, क्योंकि विकास तो, वृद्धि तो उसका हो गया है, वृद्धि तो उसका शरीर का हो रहा है, लेकिन जो जैसे कि एक्सटर्नल भाग अभी बताया था जिसका विकास होता है, तो वह धीरे धीरे प्रक्रिया के साथ साथ फलस्वरूप अपनी जो आवश्यकता है वहाँ दूसरों पर निर्भर ना रहकर स्वयं से करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये एक पॉइंट होता है। उसके बाद यदि बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उसके विकास की सामान्य गति की आशा के अनुरूप नहीं होता। दोस्तों, शारीरिक विकास में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, पोषण है। इसलिए जो सरकार जो है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, अपने अपने स्तर पर जो आंगनबाड़ी है या बालवाड़ी है उसके माध्यम से पोषण व्यवस्था कर रही है कि यहाँ पर जाना, जैसे कि दलिया खाना है, या फिर वहाँ पर जो चावल उपलब्ध कराता है दूध के साथ है, तो ये जो है पोषण के लिए है। क्योंकि हो सकता है बच्चों को घर में अच्छे से ना मिल रहा हो, तो फिर संस्थान के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से एक अच्छे पौष्टिक आहार देने की बात कही गई है, पोषण आहार। जिससे क्या होता है, बच्चे में जो सामान्य गति की जो आशा है
उसके अनुरूप वह अच्छे हो। अगर ये सब चीज़ नहीं मिलता है तो उसके जो जैसे कि विकास होना चाहिए है ना, यह अच्छे से नहीं हो पाता, शारीरिक विकास नहीं हो पाता। इसलिए ज़रूरी है कि पोषण आहार उपलब्ध कराना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट क्या है कि बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए भी रहना चाहिए क्योंकि बच्चों की रुचियाँ, इच्छाएं और दृष्टिकोण एवं एक तरफ से उसका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि एवं विकास की जो विकास पर ही निर्भर करता है। देखो, इसमें कहने का मतलब ये है कि दोस्तों इसमें कई बार प्रश्न बनते भी है कि एक टीचर को किस तरफ ध्यान देना चाहिए, ऐसा टाइप के कुछ प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इसमें होना चाहिए क्या कि एक टीचर रहता है, उसको अपने क्लास के अंदर के, जैसे कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, ठीक है, उसमें से प्रत्येक स्टूडेंट के बारे में उसको जानकारी होना चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में जानकारी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके जो रुचि है, उसकी जो इच्छा है, उसके जो भावनात्मक विचार है, क्या चल रहा है, इसको टीचर को समझना चाहिए। जब टीचर समझ जाएगा तो हो सकता है उसके साथ जुड़कर, है ना, दोनों आपस में जुड़कर अपनी जो दृष्टिकोण है, वहाँ उस विद्यार्थी में जो कमजोरी है उसको दूर करने का प्रयास करें। और यही जो है शारीरिक वृद्धि एवं विकास की बात पर भी निर्भर करता है कि किस तरीके से उस बालक के विकास को हम आगे ले जा सकते हैं जो रुका हुआ है। चौथा पॉइंट क्या है कि बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सामान्य ढांचे से परिवर्तित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि वहाँ विशेष आयु स्तर पर बच्चों से क्या आशा की जा सकती है। ठीक है, तो इसके माध्यम से जैसे कि अभी बताया था कि एक टीचर को पता चल जाता है कि बच्चे में हो सकता है कुछ गड़बड़ है, हो सकता है आर्थिक समस्या है या मानसिक समस्या कुछ भी हो। इससे क्या है, टीचर को पता चलता है, एक अध्यापक को जान सकता है वो उसके बारे में परिचित होकर, तो फिर एक विशेष आयु स्तर पर बच्चों से क्या आशा की जा सकती है, इसको भी वहाँ एक मतलब उसको आभास रहता है कि हाँ, इससे मैं क्या एक्सपेक्टेड कर सकता हूँ, इसके बारे में क्या विश्वास है। तो ये सब चीज़ ज़रूरी है जो कि एक शारीरिक विकास के लिए है। दोस्तों, शारीरिक विकास सबसे बेहतर है क्योंकि जिसका शरीर स्वस्थ होगा उसका मन स्वस्थ होगा, जब मन स्वस्थ होगा तो स्वाभाविक बात है उसका विकास तो होना ही बनता है। ये हो गया पहला पॉइंट का। अब देखते हैं दूसरा, मानसिक विकास। मैंने शारीरिक इसलिए लिया था क्योंकि शरीर का विकास ही सही रहेगा तब मानसिक विकास हो जाएगा। अगर मानसिक स्थिति ठीक है लेकिन शारीरिक विकलांगता है या कुछ अलग प्रभाव है तो इसमें उतना स्पष्ट नहीं होता। इसलिए पहला पॉइंट शारीरिक विकास है, दूसरा पॉइंट मानसिक विकास है। मानसिक विकास में क्या है, संज्ञानात्मक। अच्छा, संज्ञानात्मक यहाँ पर आ गया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर जीन पियाजे। ये जो है संज्ञानात्मक विकास की जो अवधारणा है जीन पियाजे ने दिया था, इसको याद रख लेना है। संज्ञानात्मक एवं मानसिक विकास से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यता क्षमता वृद्धि से विकसित विकास से है जिसका प्रयोग अधिगम करने, समस्याओं समाधान करने तथा वातावरण में समायोजन स्थापित करने के लिए यहाँ आदि किया जाता है। जैसे कि पहला पॉइंट देखते हैं, कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या का समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होता है। यानी कि एक मानसिक विकास होना चाहिए। कैसे पता चलेगा कि किसका मानसिक विकास है? अगर कोई व्यक्ति है, कोई बालक है, उसमें अगर ये सब चीज़ है, कल्पना करने की क्षमता है, स्मरण कितना समय तक, कई क्या होता है कि अभी पढ़ा दो उसको, शाम के पूछोगे तो वो नहीं जवाब दे सकता। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्मरण शक्ति है वहाँ कमज़ोर है। उसके बाद विचार करने की क्षमता होना चाहिए। जैसे कि कोई जैसे कॉलेज में हम जाते हैं या स्कूल में भी आजकल चलते हैं गीत कविता भाषण के माध्यम से, तो छोटा सा टॉपिक रहता है, अब उस पर जो है अपना विचार प्रकट करो, तो ये जो है उसके विचार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि जो है संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जन्म के समय बालक की मानसिक योग्यताओं का अभाव होता है किंतु आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें मानसिक विकास की गति बढ़ती रहती है। जब बालक जन्म लेता है तो उसमें मानसिक जो वृद्धि है नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो जो है अभी पैदा हुआ है, उसको क्या पता कि दुनिया में क्या चल रहा है ना, उसके बारे में उतना आभास नहीं होता है। हम जैसा उसके सामने व्यवहार करते हैं वहाँ उसी अनुसार वहाँ ढलने का प्रयास करता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जैसे कि कोई नशा पान करता है, ठीक है, तो बच्चों के सामने कभी भी नशा पान नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके मन में वही भावना आ जाता है। इसलिए जो है हम जैसे बच्चों के सामने अच्छे व्यवहार करेंगे तो बच्चे भी भविष्य में वैसा बनने के लिए प्रेरित हो जाएगा, वहाँ वैसा बनने का कार्य भी करेगा। उसके बाद देखते हैं, यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमज़ोर है, हो सकता है कोई बालक मानसिक रूप से कमज़ोर रहता है, विकलांग रहता है या फिर कोई अलग वजह है, तो उसमें जो है तो इसके अलावा तो इसके क्या कारण है यह जानना उसके उपचार के लिए आवश्यक है। जब तक आप बीमारी को नहीं जानोगे तब तक आपको जो है दवाई नहीं दिया जाएगा। जैसे कि बार बार कोई बुखार लगता है ना, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, सिंपल सी दवा देते हैं, पैरासीटामॉल है या फिर कुछ भी है,
अब लेकिन बार बार लग रहा है तो क्या करते हैं, उसको ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में उसके जितने भी जो गलत चीज़ है या कहना चाहिए जो उसकी रिपोर्ट चाहिए वो सब मिल जाता है, फिर उसके अनुरूप दवा चलाते हैं, तब जाके पूर्णतः आराम मिलता है। तो यही है कि जब तक उसकी बीमारी का पता नहीं तब तक उसका उपचार नहीं करना चाहिए। तो ये जो है मानसिक रूप से कमज़ोर बालकों के साथ करना चाहिए। उसके बाद है विभिन्न अवस्थाओं में आयु स्तर पर बच्चों की मानसिक वृद्धि एवं विकास को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्यक्रम तैयार करने में भी सहायता मिलती है। तो जब भी हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो उसके लिए जो है सिलेबस तैयार करते हैं, उसके पाठ्यक्रम को जो तैयार करते हैं, तो यहाँ जो है बच्चे को ध्यान में रखकर भी करना चाहिए। जैसे कि ये है, अभी हो सकता है जैसे कि जो शिक्षक भर्ती है इसका जो वैकेंसी खोलने वाला है, तो इसका जो पाठ्यक्रम तैयार करेगा सिलेबस वो किस तरीके से होगा। अब ये तो नहीं कि व्यापम के आधार पर चलेगा या जो पीएससी के आधार पर सिलेबस को वही को रख देगा, नहीं। इसमें जो है आपको शिक्षक भर्ती करना है तो शिक्षक भर्ती के कुछ ऐसे पार्ट रहेगा जो कि सिर्फ इसीलिए है, बाकी को सब जनरल मिक्स कर देंगे। सामान्य अध्ययन को है, गणित को है, पर्यावरण को, लेकिन जो है बाल विकास है, सामाजिक जो अधिगम है, उन सभी को जो है एक पार्ट रखते हैं। तो ये जो पाठ्यक्रम भी बहुत बड़ा रोल करता है किसी भी बालक को तैयार करने में, अच्छा शिक्षित करने में। दोस्तों उसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं संवेगी विकास। संवेगी विकास मतलब क्या होता है, भावनात्मक रूप से विकास। संवेग हो रहा है यानी कि उसके भावनाओं में कितना परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसको देखते हैं। तो संवेग जिसे भाव भी कहा जाता है, इसका अर्थ होता है कि ऐसी अवस्था व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि संवेग के उदाहरण हैं। क्या क्या है, मैंने पहले बताया था कि ये जो है मन के एक भाव है, ठीक है, मन के एक भाव है जो कि भय है, क्रोध है, घृणा है। तो बालक के आयु के साथ ही इन संवेगों के उचित प्रक्षेपण एवं नियंत्रण की योग्यता का विकास भी होता है। जैसे कि पॉइंट से समझते हैं, संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि एवं विकास के एक महत्वपूर्ण पहलू है। बालक का संवेगात्मक व्यवहार उनकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। जब बालकों के मन में क्या चलता है, उसकी जो भावना रहती है, उसके बौद्धिक और सामाजिक विकास के साथ साथ जो नैतिक विकास को भी यहाँ प्रभावित जरूर करता है, क्योंकि सब उसी से जुड़ा रहता है, एक मनोविज्ञान की भाषा से जुड़ा रहता है। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, बालक के संतुलित विकास में इसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। अगर बालक का विकास हो रहा है संतुलित रूप से होता है कि मतलब आपको जो है समाज के साथ साथ आपका विकास करना है, ठीक है। तो इसमें जो है आपके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। जैसे कि अभी बताया था यहाँ पर क्या है, भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह। अब भय, क्रोध, घृणा तो एक तरफ हो गया, लेकिन आश्चर्य के बाद जो स्नेह है, खुशी है, ये क्या है, बैलेंस बनाकर रखना पड़ता है आपको। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, बालक के संवेगात्मक विकास पर उसका पारिवारिक वातावरण भी बहुत प्रभाव पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव तो यही पड़ता है, इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे कि बालक है, ठीक है, अब बालक के घर में क्या हो रहा है, उसके परिवार में क्या हो रहा है, उसके घर वाले क्या कर रहे हैं, तो ये जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है बालकों के मन में। और बालकों के मन में यानी कि उसके संवेगात्मक विकास पर ही प्रभावित करता है उसके परिवार के वातावरण है, आस पड़ोस के जो वातावरण है, यही सब चीज़। विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलापों को उचित किया जाता है, क्योंकि देखो बालक जो है 24 घंटे में 8 घंटे तो सोने का काम करता है, उसके बाद जो है 10 से लेकर 5 बजे तक स्कूल में ही रहता है। तो सबसे ज़्यादा तो समय किसके साथ व्यतीत करता है, स्कूल में करता है। तो स्कूल का वातावरण भी सबसे बेहतर होना चाहिए, माहौल भी वहाँ का अच्छा होना चाहिए, क्रियात्मक होना चाहिए, एक्टिविटी रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस गया और खाना पीना खाया और आ गया, ऐसा नहीं। आपको जो है एक टीचर होने के नाते उस स्कूल में क्या करना है, उस विद्यालय के लिए क्या कर सकते हो, ये सब चीज़ ये में इसमें जो है संवेगात्मक विकास के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अध्यापक बच्चों के संवेगात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। यही रहेगा कि एक टीचर अगर आप बन रहे हो, इसलिए जो है सीजीटेट है और सीटेट है करते हैं, ताकि आपको जो है, और जैसे कि डीएड बीएड है, तो डीएड बीएड में हो सकता है कभी कभी आप लोगों ने देखना या फिर सभी के साथ रहता है कि बीच में जो है 1-2 महीने के लिए कोई ना कोई स्कूल का चयन करता है जिसमें जाकर पढ़ाना पड़ता है। तो ये जो है आपके एक प्रशिक्षण है कि किस तरीके से हम बच्चों की भावनाओं को समझ सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ को देखना पड़ता है। उसके बाद है क्रियात्मक विकास। तो क्रियात्मक विकास क्या है, क्रियात्मक विकास से आशा है कि व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं में विकास करना है। वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, इसके बारे में देखना है। अर्थात ऐसी शारीरिक गतिविधियों या क्रियाओं से है जिसका संपन्न करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे कि चलना, बैठना तथा खेलना इत्यादि। ये क्या है, क्रियात्मक है। जैसे कि पहला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में अक्षम होता है
और शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ ही वहाँ आयु बढ़ने के साथ उसमें इस तरह की योग्यताओं का भी विकास होने लगता है। अब जैसे कि छोटा सा बालक है, अब वो क्या कर सकता है, वो चलना बैठना खेलना ये कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। वो अपनी जगह पर सोया रहता है, वहाँ वहीं पर ही खेलता है, अपने हिसाब से खेलते रहते हैं। तो ये जो है समय के साथ साथ जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ते जाता है, उसका दिन बढ़ते जाता है, तो फिर ये चीज़ उसमें स्वाभाविक रूप से आने लगता है। वहाँ चलने लगता है, बैठने लगता है, खेलने लगता है, बोलने लगता है, और समय के साथ साथ उसका जो मानसिक डेवलपमेंट भी होने लगता है। उसके बाद है, इसके कारण बालक को आत्मविश्वास अर्जित करने में भी सहायता मिलती है। पर्याप्त क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक में विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास में बाधा पहुंचती है। इसलिए जो है, जैसे कि कोई पर्याप्त रूप से खेल नहीं पाता, इसलिए कहा जाता है कि पढ़ना भी आज की डेट में बता रहा हूँ, जितना पढ़ाई में महत्व है उससे ज़्यादा खेल में महत्व हो रहा है। क्योंकि बच्चे लोग आजकल के देखना खेल में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी है, इसलिए दोनों पक्षों को, दोनों पहलू को बहुत ज़रूरी है। आपकी पढ़ाई भी क्षेत्र है, आपके खेल के जो क्षेत्र है उसको भी ध्यान देना पड़ता है। विकास, क्रियात्मक विकास के स्वरूप एवं उसकी क्रिया का ज्ञान होना शिक्षकों के लिए आवश्यक है। तीसरा क्या है कि इसी ज्ञान के आधार पर ही बालक में विभिन्न कौशल का विकास करने में सहायक होता है। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है उसके समायोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि क्लास है, अब हो सकता है जैसे कि हम लोग देखते भी है कि कई ऐसे बालक बालिका रहते हैं जो कि थोड़ा सा पढ़ाई में कमजोर रहता है, तो उसको हम क्या करते हैं, कुछ अतिरिक्त क्लास देते हैं या कोचिंग करने के लिए सलाह देते हैं, या अतिरिक्त जैसे कि घर पर बुला लेते हैं अगर वहीं पास हो तो फिर। तो ये जो है उसके विकास को, क्रियात्मक रूप से विकास को जो सामान्य रूप से हो गया है उसको आगे बढ़ाने का कार्य करता है। दोस्तों इसके बाद आता है भाषाई विकास। तो विकास के एक क्रम में है भाषाई विकास। भाषा किस आधार पर जो है व्यक्ति के विकास को आगे बढ़ाता है, क्योंकि बालक जो है 2 वर्ष की आयु तक लगभग बोलना सीख जाता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी भर ये लग जाता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कब बोलना है, पूरी ज़िंदगी भर लग जाता है। तो उसके विकास पर भी निर्भर करता है कि भाषा कौन से स्तर पर है। यहाँ पर देखते हैं कि भाषा के विकास में को जो है एक प्रकार से संज्ञानात्मक या भावनात्मक विकास माना जाता है। भाषा के संबंध में बालक अपने मन के भावों विचारों एक दूसरे के सामने सामने रखते हैं एवं दूसरे के भावों विचारों एवं भावनाओं की समझता है। भावना मतलब भाषा क्या है, हम अपनी मन की जो भाषा है, मन की जो भावना है उसे सामने वाले तक रख सकते हैं, यही है भाषा। भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट करना है, संकेतों के माध्यम से अपनी बात रखना है तथा लिखकर अपनी बातों को रखना इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि भाषाई ज्ञान है, अब भाषाई ज्ञान है तो हमारे जो मन में है उसको हम कैसे करेंगे। एक तो है जैसे कि बोल कर करते हैं, बोल कर विचार को प्रकट करते हैं, ठीक है। कई ऐसे चीज़ें होते हैं जो कि बोल नहीं सकते, तो हम संकेत के माध्यम से उसको अपने तरीके से समझाते हैं। जैसे कि कोई बहरा है, अब उसको बोल कर समझाएंगे तो क्या मतलब है, तो उसके लिए जो हमको संकेत के माध्यम से है। फिर आता है दोनों अगर नहीं है तो आप लिख कर समझा सकते हो, तो लिखना सबसे बेहतर ही है। तो कुल मिलाकर भाषाई ज्ञान होना चाहिए जिससे आप जो है बोल कर भी, संकेत करके भी और लिख करके ही अपनी बातों को समझा सकते हैं। बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने और बोलने लगता है। 3 वर्ष की अवस्था में वहाँ कुछ छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। 15 से 16 के मध्य उसके शब्दकोश का तीव्र से विकास होने लगता है, क्योंकि ये जो है किशोरावस्था के समय रहता है, विस्तार होने लगता है तथा शब्दों की समझ विकसित हो जाती है। दोस्तों अगला आता है, लास्ट है सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास के अंतर्गत क्या क्या है, जैसे कि सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना है, समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण करना है, अच्छे व्यवहार करना है, क्योंकि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, कह सकते हैं। जैसे कि जन्म लेता है, एक दिन का जन्म लिया हुआ बच्चा और 100 साल का बुजुर्ग, दोनों अगर समाज में है तो दोनों को बराबर हक है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे जो है समय के साथ साथ जब बढ़ते हैं तो उसको जो है समाज के अंतर्गत रहना भी रहता है, अपने चरित्र का निर्माण भी करना है, अच्छा व्यवहार रखना है ताकि लोग उसके जो है उसको अच्छा समझे। तो ये जो है सामाजिक विकास का एक पहलू भी है। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है, सामाजिक विकास की प्रथम संस्था परिवार है, जिसमें बालक की प्रथम पाठशाला माना जाता है और प्रथम गुरु किसे माना जाता है, माँ को माना जाता है, ठीक है। और उसके बाद है संबंधों के दायरे में वृद्धि, अर्थात माता पिता भाई बहन के अतिरिक्त दोस्तों मित्रों से भी जुड़ना है। समाज में यही तो सब चीज़ है, एक दूसरे से रिश्ते नाते के रूप में रखना है
और वो रही तो दोस्तों की भूमिका है। तो ये जो सभी है आपको सिखाने का कार्य करता है, आपके विकास का कार्य करता है। जैसे कहा जाता है ना कि जैसे जैसे संगत रहता है वैसे वैसे उसकी रंगत है। यानी कि आपके दोस्त अच्छा हैं तो आपको विचार भी अच्छा रहेगा। जैसे कि कोई पढ़ने वाला है तो पढ़ने वाले का दोस्त तो पढ़ने वाला ही मिलेगा, कोई बिजनेस वाला है तो बिजनेस वाले का दोस्त तो बिजनेस में निकलेगा, क्योंकि ये दोनों को आपस में तालमेल ठीक रहता है तो फिर अपना जो अपना ग्रोथ सामने से अच्छा से करता है। उसके बाद है सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक विकास, सामुदायिक विकास की इत्यादि की भावना उत्पन्न होती हैं। बालकों के मन में आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है, विचार का जन्म होता है। आत्मसम्मान हर किसी को चाहिए, अपनी अपनी जो है आत्मसम्मान की रक्षा सभी को करना चाहिए। तो ये जो है अपनी जो सामाजिक स्तर पर हो सकता है। बालक समाज के माध्यम से अपने आदर्श व्यक्तित्व का चयन करता है तथा कुछ बनने की प्रेरणा उनसे लेता है। एक शिक्षित समाज में व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो सकता है। तो समाज में जो है सबसे अच्छा चीज़ है कि शिक्षित होना चाहिए, समय के अनुसार बदलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो पुराने नियम बना कर रखे हैं उसी नियम को पकड़ कर बैठे रहे। तो समाज को जो आवश्यकता है, वर्तमान आवश्यकता के दृष्टिकोण से बदलना चाहिए। तो ये कौन कर सकते हैं? एक शिक्षित समाज। तो शिक्षित समाज के लिए हमको क्या करना है? एक शिक्षित व्यक्ति बनना है, तभी जाकर समाज शिक्षित रह सकता है, जिससे आपके जो समाज के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति हैं उन सबका विकास होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आप लोगों को जो है जो विकास के प्रकार है उसको बता दिया, जो कि 6 प्रकार के हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार और देखना है वीडियो को, अच्छा है इसमें से। तो फिर आज के जो है 10 क्वेश्चन को देखे थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के प्रश्न है कि व्यक्तिगत भेद का यहाँ कारण नहीं है, जो पिछले वीडियो में, इसका जो जवाब रहेगा जनसंख्या वृद्धि। ये जो है व्यक्तिगत भेद नहीं है। वातावरण है, जाति, यौन भेद, ये इसमें हो सकता है, होता है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि में नहीं है। आज का पहला प्रश्न लिखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू जो सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यहाँ कथन किसका है? तो ये जो कथन किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। दूसरा प्रश्न क्या है कि असामान्य व्यक्तित्व वाले बालक होते हैं। तो असामान्य जिसकी बोलते हैं ऑर्डिनरी, और एक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो यही है कि एक तो होता है सामान्य बालक, एक तो है असामान्य। असामान्य में हम उसका अर्थ गलत निकाल लेते, लेकिन असामान्य में इसका जो सही आंसर रहेगा प्रतिभाशाली, है ना। सामान्य बालक तो समान नहीं रहेगा, लेकिन असामान्य विशिष्ट रूप से, तो ये प्रतिभाशाली व्यक्तित्व वाले बालक होते हैं। तीसरा क्या है कि भय अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? होता भी यही है सब चीज़। जैसे कि कोई भय है, किसी बात के लिए डर है, तो क्या करेगा? झूठ बोल देते हैं। तो इसका जो कथन है वह किसने क्या कहा था इसको? तो स्ट्रेंग ने ऐसा कहा था। अगला है रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक संवेगों के स्वस्थ विकास हो सकता है यदि वातावरण जिसमें वहाँ रहता है वहाँ स्वस्थ हो। क्या बोला गया है? आप जहाँ पर रहते हो उसका वातावरण, यानी कि सामाजिक वातावरण अगर स्वस्थ है तो आपके रुचियों में, आपके मूल प्रवृत्तियों में, आपके स्वभाव में, आपके संवेग में यहाँ परिवर्तन होता है। पांचवा प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है कि यहाँ क्या आ जाएगा इसका आंसर? चौथा रहेगा। ठीक है, चौथा में क्या लिखा गया है कि समस्त प्राणियों में पाई जाती हैं और यहाँ जन्मजात एवं प्रकृति प्रदत्त होती है। क्या बोला गया है कि जो मूल प्रवृत्ति मतलब क्या होता है? आपको जो है एक विशेष रूप से प्रवृत्ति की अकेले लोगों का आदत होता है, तो वो क्या है? अपने जो है समस्त प्राणियों में पाई जाती है और यहाँ जन्मजात प्रकृति पदार्थ है। ये जो प्रकृति का पदार्थ होता है, जैसे कि मूल, जैसे कि स्वभाव रहता है, तो ये सब चीज़ प्रकृति के आधार पर निर्भर करता है। छठा प्रश्न है कि व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं। तो स्वाभाविक विकास मतलब इसमें हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, इसे कहा जाता है अभिवृद्धि कहा जाता है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के अलग से वो नहीं रहता, जो कि व्यक्ति के स्वाभाविक यानी कि उसके स्वभाव के अनुरूप विकास होता है, अभिवृद्धि आ जाएगा। अगला है चित्त की योग्यता निर्भर करती है। तो चित्त की योग्यता किस पर निर्भर करती है? बुद्धि पर। बुद्धि क्या है? चित्त लगाकर सुनना चाहिए, तो आपकी बुद्धि पर जो विशेष प्रभाव रहता है यही जो है चित्त की योग्यता पर निर्भर करती है। आठवां प्रश्न है, शैक्षिक दृष्टि से बालक विकास की अवस्थाएं हैं। तो शैक्षिक दृष्टि से बालक विकास की अवस्थाएं क्या है? इसका जो जवाब रहेगा तीनों रहेगा, यानी कि जो शैक्षिक दृष्टि से यानी कि सीखने की दृष्टि से, तो शैशवावस्था रहेगा। शैशवावस्था का काल क्या है? एक से जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक रहते हैं। उसके बाल्यावस्था जो है 6 वर्ष से 12 रहता है। किशोरावस्था 12 से 18 रहता है। तो ये जो तीनों, इसका आंसर सही आ जाएगा।
अगला है विकास का अभिप्राय है। तो विकास का अभिप्राय क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है विकास का अभिप्राय है। अगला है बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। तो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? इसमें जो है सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे छोटे छोटे बालक हैं, अब हम उसको पढ़ाने से अच्छा है कि उसको हम किसी भी कार्यात्मक या खेल विधि के साथ साथ उसको हम समझा सकते हैं, जो कि वह बेहतर ढंग से समझ सकता है। दोस्तों यहाँ पर 11 प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करें। यहाँ पर प्रश्न क्या है कि शैशव अवस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप होता है। तो जो शैशव अवस्था का जो समय रहता है उसमें सीखने की जो प्रक्रिया होता है उनका स्वरूप कैसा होता है? ऑप्शन क्या है? सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है। दूसरा है सीखने की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होती है। तीसरा है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। और चौथा है शिशु जो कुछ सीखता है वहाँ शीघ्र भूल जाता है। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है प्लीज़ कमेंट कर देना। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।